नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा कि भारत आतंक की नर्सरी में ही दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाएगा। पाकिस्तान को भारत के भविष्य से नहीं खेलने देंगे, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए चेतावनी भी है। आज प्रधानमंत्री ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का जवाब दिया। विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे उनका पॉइंट वाइज जवाब दिया गया और फिर उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया। राहुल गांधी ने पूछा था कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर में सीज फायर की गई। मोदी ने कहा कि 9 मई की रात अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का फोन जरूर आया था। जेडी वैंस ने बताया था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा दुस्साहस किया तो यह गलती उसे बहुत भारी पड़ेगी। और 9 और 10 मई की रात हमारी मिसाइल्स ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए जो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी ने पूछा था कि जब हमारी फौज जीत रही थी तो सीज फायर करने का फैसला क्यों लिया, पीओके वापस क्यों नहीं लिया। मोदी ने कहा कि भारत का लक्ष्य आतंकवादियों के अड्डों को बर्बाद करना था। वो टारगेट हमारी फौज ने सिर्फ 22 मिनट में हासिल कर लिया था। 22 अप्रैल का बदला सिर्फ 22 मिनट में ले लिया गया था। पाकिस्तान को उसकी हरकत की सजा दे दी गई थी और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, रहम की भीख मांग रहा था, इसलिए सीज फायर किया। इसके बाद मोदी ने कांग्रेस को एक्सपोज किया, कांग्रेस की गलतियां गिनाई तो कांग्रेस के नेताओं के चेहरे देखने लायक थे। राहुल गांधी तो मोदी का पूरा जवाब सुने बगैर ही सदन से उठकर चले गए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का रवैया सेना के लिए हमेशा से नकारात्मक रहा है। जब जब हमारे जवानों ने शौर्य दिखाया, कांग्रेस ने हमेशा उस शौर्य के सबूत मांगे। कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कांग्रेस पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से चलती है, मोदी बोले। कांग्रेस पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को आगे बढ़ाती है। इसके बाद मोदी ने पूछा कि पीओके पाकिस्तान को दिया किसने, अक्साई चीन किसकी वजह से भारत के पास नहीं है, भारत के हितों के खिलाफ सिंधु जल समझौता किसने किया। मोदी ने कहा कि अब अगर पाकिस्तान गड़बड़ी करता है तो ऑपरेशन सिंदूर होता है, भारत घर में घुसकर मारता है, भारत सिंधु जल समझौता रद्द करता है, यह न्यू नॉर्मल है। चर्चा के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की कोशिश की और मोदी ने कैसे विपक्ष के इस चक्रव्यूह को तोड़ा, यह मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब से। पहले चर्चा यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही इस चर्चा के दौरान इंटरवीन करेंगे, लेकिन मोदी ने चर्चा का जवाब दिया। मोदी ने चर्चा के दौरान सारे नेताओं की स्पीचेस सुनी, जो सवाल उठाए गए थे, जिस किस्म के सियासी हमले हुए थे, वो सब उन्होंने देखा था। इसलिए मोदी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे और करीब 1 घंटा 42 मिनट तक पूरे कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ मोदी बोले। उन्होंने कहा कि सत्र शुरू होने से पहले ही उन्होंने कहा था, यह सत्र देश के विजयोत्सव का सत्र है, सेना के शौर्य को सलाम करने का सत्र है, इसलिए वो सदन में भारत का पक्ष रखने आए। चर्चा के दौरान बार बार पूछा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने तो शौर्य दिखाया, लेकिन इस ऑपरेशन से हासिल क्या हुआ। तो इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में आतंकवादी हमले करते थे और फिर दूसरे हमले की तैयारी में लग जाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक के आकाओं की नींदें उड़ी हुई हैं। उन्हें मालूम है कि भारत आएगा और मार कर जाएगा। मोदी ने कहा कि दुनिया ने देखा, भारत ने सिंदूर से सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर ने 3 बातें पूरी दुनिया के सामने क्लियर कर दी कि भारत जवाब जरूर देगा, परमाणु हमले की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा और आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंकवादियों को अलग अलग नजर से नहीं देखेगा। पहले आतंकवादियों के मास्टरमाइंड निश्चिंत होते थे और वो आगे की तैयारी में लगे रहते थे, उनको पता था कुछ नहीं होगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब हमले के बाद
मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा। ये न्यू नॉर्मल भारत ने सेट कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया ने देख लिया कि हमारी कार्यवाही का दायरा कितना बड़ा, स्केल कितना बड़ा। सिंदूर से लेकर के सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर ने तय कर दिया कि भारत में आतंकी हमले की उसके आकाओं को और पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसे ही नहीं जा सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट होता है कि भारत ने 3 सूत्र तय किए हैं। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देकर के रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं उनको अलग अलग नहीं देखेंगे। आज चर्चा के दौरान गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, कल्याण बनर्जी, राहुल गांधी सब ने प्रधानमंत्री मोदी पर बिल्कुल डायरेक्ट अटैक किए। इसलिए मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया भर से समर्थन मिला। यूएन के 193 देशों में से 190 देशों ने भारत का साथ दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे वीर जवानों के पराक्रम को कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता 22 अप्रैल के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे, बार बार कह रहे थे कि कहां गई 56 इंच की छाती। ऐसा छिछोरापन करके कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में तो हेडलाइंस में जगह बना सकते हैं, लेकिन देशवासियों के दिलों में जगह नहीं बना पाएंगे। दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। 22 अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी, मोदी तो फेल हो गया। क्या मजा ले रहे थे, उनको लगता है वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे। अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन
देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। आप बेटे कांग्रेस कर रहे हैं और कुछ नेताओं को पीछे से, ये उचित नहीं है आपके लिए। न भारत के सामर्थ्य पर भरोसा है और न ही भारत की सेनाओं पर। इसलिए वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा करके आप लोग मीडिया में हेडलाइंस तो ले सकते हैं, लेकिन देशवासियों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री से आधा घंटा पहले लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर करीब 37 मिनट तक बोले। उनकी स्पीच अंग्रेजी में थी, लेकिन उनके भाषण में बातें वही थीं जो वो पहले भी कहते रहे हैं। राहुल ने कहा कि वो 2021 से कह रहे हैं कि भारत को चीन से खतरा है, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बहुत खतरनाक है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने खुलकर पाकिस्तान की मदद कर दी। ये भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलता है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अमेरिका के आगे झुक गई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया भर में घूम घूम कर कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, लेकिन सरकार इस मामले में खामोश है। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को यह चैलेंज दिया कि वो आज शाम सदन में आएं और आकर कह दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया। The goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दें। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के इस चैलेंज को कबूल कर लिया और लोकसभा में पूरे देश को बताया कि सीज फायर कैसे हुआ। मोदी ने आज खुद बताया कि 10 मई की शाम 5 बजे सीज फायर का ऐलान होने से पहले के 24 घंटों में क्या क्या हुआ था। मोदी ने बताया कि 9 मई को ऑपरेशन चल रहा था, इसलिए वो अपनी सेनाओं के ऑफिसर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, विदेश मंत्री, इन सब के साथ लगातार बैठकों में बिजी थे। इसी दौरान अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस उनसे कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश कर रहे थे। मीटिंग से फ्री होने के बाद उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति वैंस को कॉल बैक किया, तो वैंस ने उन्हें बताया कि 9 मई की रात पाकिस्तान भारत पर कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इसके बाद मोदी ने वैंस से कहा कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई हिमाकत की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। मोदी ने साफ साफ बताया कि पूरे ऑपरेशन के दौरान उनकी एक बार भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं हुई, और जब पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारी सेना के डीजीएमओ को फोन करके हमले रोकने की गुजारिश की, सीज फायर का प्रस्ताव रखा, उसके बाद भारत ने सीज फायर किया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया।
वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। और आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे यह भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को सेना का शौर्य दिखाई नहीं देता। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के आजकल के नेता भी वही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं जो पाकिस्तान फैला रहा है। इसके बाद मोदी ने डिटेल में समझाया कि ऑपरेशन सिंदूर किस टारगेट, किस मकसद के साथ शुरू किया गया था और सेना ने वो लक्ष्य कैसे हासिल किए, और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। 10 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो रहे एक्शन को रोकने की घोषणा की। इसको लेकर यहां भांति भांति की बातें कही गई। ये वही प्रोपेगेंडा है जो सीमा पार से फैलाया गया है। कुछ लोग सेना द्वारा दिए गए तथ्यों की जगह पाकिस्तान के झूठ प्रचार को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जबकि भारत का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ चीजें मैं जरा स्मरण भी कराना चाहता हूं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उस समय हमने लक्ष्य तय किया था, हमारे जवानों को तैयार करके कि हम उनके इलाके में जाकर के आतंकियों के जो लॉन्चिंग पैड है उनको नष्ट करेंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक
एक रात के उस ऑपरेशन में हमारे लोग सूर्योदय होते होते काम पूरा करके वापस आए। लक्ष्य निर्धारित था कि ये करना है। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक किया तो हमारा लक्ष्य तय था कि आतंकियों के जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, इस बार हम उसको तबाह करेंगे, और हमने वो भी करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारा लक्ष्य तय था, और हमारा लक्ष्य था कि आतंक के जो एपी सेंटर है और पहलगाम के आतंकियों को जहां से पुरजोश योजना बनी, ट्रेनिंग मिली, व्यवस्था मिली, उस पर हमला करेंगे। हमने उनके नाभि पर हमला कर दिया। जहां पहलगाम के आतंकियों का रिक्रूटमेंट हुआ, ट्रेनिंग होती थी, फंडिंग होता था, उन्हें टेक्निकल सपोर्ट मिलता था, शस्त्र सरंजाम मिलता था, उस जगह को आइडेंटिफाई किया और हमने सटीक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों की नाभि पे प्रहार कर दिया। और इसलिए 6-7 मई को ऑपरेशन हमारा संतोषजनक होने के तुरंत बाद, कल जो राजनाथ जी ने कहा था, मैं डंके की चोट पर दोबारा दोहराता हूं, भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को चंद मिनटों में बता दिया कि हमारा ये लक्ष्य था, हमने लक्ष्य पूरा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में आज कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी भाग लिया। उन्होंने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना का शौर्य तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रियंका गांधी ने कहा कि पहलगाम में सिक्योरिटी लैप्स था। क्यों था? इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या एक्शन हुआ? क्या गृह मंत्री ने माफी मांगी? क्या रक्षा मंत्री ने, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने गलती मानी? प्रियंका ने कहा कि अगर सरकार इतनी बड़ी हरिश्चंद्र बनती है तो सच सच देश को बता दे कि सीज फायर किसके प्रेशर में हुआ। पाकिस्तान के साथ लड़ाई में देश के कितने फाइटर जेट गिरे। सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां? वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं।
सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं, ले। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई, रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते, अमेरिका के राष्ट्रपति करते। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाजों का नुकसान नहीं हुआ तो सदन में इसे साफ साफ कहने से क्या डर है? क्यों नहीं कहा है? कल भी रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ, तो जहाजों के बारे में भी बता दें, साफ साफ बता दें, क्या हर्ज है? सच्चाई तो है। सवालों से बचने के लिए ये सरकार हमेशा प्रयास करती है, इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। लेकिन मोदी ने इसका भी जवाब दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते, प्रोपेगेंडा वॉर भी होता है, फेक नैरेटिव फैलाए जाते हैं। पाकिस्तान पिछले 2 महीने से वही कर रहा है और कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की लाइन पर ही चल रहे हैं, पाकिस्तान से मुद्दे इंपोर्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जो सवाल पाकिस्तान में पूछे जाते हैं वही कांग्रेस यहां पूछती है। इससे कांग्रेस और पाकिस्तान का गठजोड़ एक्सपोज होता है। कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बिल्कुल कांग्रेस के नए सदस्य, यानी उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था, ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो? आपकी असहमति हो सकती है और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं, लेकिन देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। आप निकाल दीजिए पाकिस्तान के सारे बयान और यहां हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान, फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। क्या कहेंगे इसको? और बुरा लगता है सच बोलते हैं तो। पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला दिया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो।
क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। आज सरकार से सवाल अखिलेश यादव ने भी पूछे। अखिलेश ने कहा कि पहलगाम में इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल हो गईं और जब सेनाएं युद्ध में पाकिस्तान को मात दे रही थीं तो नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त ट्रंप के कहने पर सीज फायर कर लिया, वरना आज पीओके भारत में होता। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा हूं ये लाइनें कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। सवाल ये है हमारा कि सीज फायर किसके दबाव में किया है और सीज फायर क्यों किया जब हमारी फौज पीओके को भी ले लेती। सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है और उसका परिणाम यह है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिक्योरिटी लैब्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे? आखिरकार इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना 2014 में था और आज क्षेत्रफल क्या है? और लगातार इनकी सरकार में आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और हमारे देश को खतरा पाकिस्तान से तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा हमारा चीन से है। आखिरकार चीन से मुकाबले के लिए आपकी तैयारी क्या है? सच तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का होना ही सरकार की विफलता का प्रतीक है। इससे बड़ी विफलता सरकार की कोई नहीं हो सकती। अब क्योंकि पीओके का मुद्दा कांग्रेस के कई नेताओं ने उठाया था, इसलिए प्रधानमंत्री पीओके पर भी बोले। कांग्रेस को पीओके का पूरा इतिहास याद दिला दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के जो नेता पीओके वापस लेने पर सवाल कर रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि कांग्रेस की वजह से ही आज कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। कांग्रेस पार्टी को सत्ता में रहते हुए पीओके वापस लेने के मौके भी मिले, लेकिन कांग्रेस ने हर मौका गंवा दिया। हर जंग के बाद बातचीत की मेज पर पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। मोदी ने कहा कि कच्छ से लेकर हाजी पीर तक देश की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कांग्रेस ने पाकिस्तान को सौंप दी। और अजीब बात यह है कि अब कांग्रेस और उसके साथी उनसे पीओके पर सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी पर समझौता किया। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? जवाब साफ है, जवाब साफ है। 1962 और 1963 के बीच कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर के पूंछ, उरी, नीलम वैली और किशनगंगा को छोड़ देने का प्रस्ताव रख रहे थे। भारत की भूमि, आदरणीय अध्यक्ष जी, और वो भी लाइन ऑफ पीस के नाम पर किया जा रहा था। 1966
रण ऑफ कच्छ पर इन्हीं लोगों ने मध्यस्थता स्वीकार की। ये था उनका राष्ट्रीय सुरक्षा का विजन। एक बार फिर उन्होंने भारत का करीब 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया, जिसमें छड़बेट भी शामिल है, कि कहीं उसको छड़ाबेट भी कहते हैं। 1965 की जंग में हाजीपीर पास को हमारी सेना ने वापस जीत लिया था, लेकिन कांग्रेस ने उसे फिर लौटा दिया। 1971 पाकिस्तान के 93,000 फौजी हमारे पास बंदी थे। पाकिस्तान का हजारों वर्ग किलोमीटर एरिया हमारी सेना ने कब्जा किया था। हम बहुत कुछ कर सकते थे, विजय की स्थिति में थे। उस दौरान अगर थोड़ी सा विजन होता, थोड़ी सी समझ होती, तो पीओके वापस लेने का निर्णय हो सकता। वो मौका था, वो मौका भी छोड़ दिया गया। अरे इतना ही नहीं, इतना सारा जब सामने टेबल पर था, अरे कम से कम करतारपुर साहब को तो ले सकते थे, वो ही नहीं कर पाया। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि आज चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले के मुजरिमों के एनकाउंटर पर भी सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में चर्चा शुरू हुई, उसी दिन पहलगाम हमला करने वाले आतंकवादी मारे गए। आखिर इस इत्तेफाक के पीछे क्या सच्चाई है? कहीं यह सरकार की सोची समझी रणनीति तो नहीं थी? ये जो अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? क्योंकि मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में आरडीएक्स आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? अखिलेश यादव के सवाल का नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले विपक्ष सवाल करता है कि पहलगाम के आतंकवादी कहां हैं। जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो पूछता है आज क्यों मार दिए। मोदी ने पूछा कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है। पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से
हाँ, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ? पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ? और कल ही क्यों हुआ? क्या हाल है अध्यक्ष जी का? असल में आज सुबह जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह कन्फर्म किया कि पहलगाम में हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले हैवानों को जहन्नुम भेज दिया गया है। गृहमंत्री ने बताया कि कल श्रीनगर के दाची गांव में जो 3 आतंकवादी मारे गए थे उनकी पहचान स्टैब्लिश हो गई है और ये बिल्कुल क्लियर है अब कि मारे गए तीनों आतंकियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। इन मारे गए आतंकवादियों की पहचान सुलेमान शाह उर्फ फैजल जट, हमजा अफगानी और जिब्रान के तौर पर हुई है। आतंकवादियों की मूवमेंट के स्पेसिफिक इनपुट के बाद आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाकर इन तीनों हैवानों को मार डाला। सुलेमान शाह लश्कर का टॉप कमांडर और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। यह पाकिस्तानी था और पाकिस्तानी फौज में कमांडो भी रह चुका है। अमित शाह ने बताया कि सलमान शाह लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर मुरीदके में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता था। सुलेमान शाह ने आईएसआई के ऑर्डर पर 2023 में कश्मीर में घुसपैठ की थी। पता चला है कि अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग सुरंग पर हमले को सुलेमान ने ही अंजाम दिया था। इस हमले में 7 मजदूरों की मौत हुई थी। सुलेमान शाह के साथ मारे गए 2 बाकी आतंकवादियों के नाम हमजा अफगानी और जिब्रान हैं। ये दोनों भी लश्कर तैयबा के ए ग्रेड के आतंकवादी थे। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद सुलेमान, हमजा और जिब्रान दक्षिण कश्मीर के जंगलों को छोड़कर जम्मू जाने की कोशिश में थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉम्बिंग ऑपरेशन की वजह से ये दाची गांव के जंगलों से बाहर ही नहीं आ पाए। तीनों आतंकवादी दाची गांव के जंगलों में छिपे हुए थे, लेकिन ऑपरेशन महादेव चलाकर सुरक्षा बलों ने इनका काम तमाम कर दिया। ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। आतंकवादियों का एनकाउंटर कल ही हो गया था, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि ये टेररिस्ट वही दहशतगर्द थे जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले को अंजाम दिया था या वो नहीं थे। कल रात भर सारे फैक्ट्स को वेरीफाई किया गया। रात में ही आतंकवादियों से मिली बंदूकों को विशेष विमान से चंडीगढ़ भेजा गया। इन बंदूकों के खाली कारतूसों का मिलान पहलगाम में मिले खाली खोखों से किया गया। फिर पहले से गिरफ्तार आतंकवादियों के 2 मददगारों से इन मारे गए आतंकवादियों की पहचान करवाई गई। इसके बाद सुबह 4:46 पर गृहमंत्री अमित शाह ने 6 फॉरेंसिक एक्सपर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। जब हर तरीके से यह कंफर्म हो गया कि मारे गए दहशतगर्द ही पहलगाम हमले के हैवान हैं, तब जाकर गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव की पूरी डिटेल लोकसभा में दी। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई 2025 को 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर
आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचिकाम क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट से उनको भी वहां भेजा गया और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। एनआईए ने पहले से ही इनको, जिन्होंने आसरा लिया था, वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था। उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगांव में आतंकी घटना को, जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को, जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। सावन के सोमवार को पहलगाम में खून की होली खेलने वाले 26 निर्दोष हिंदुओं की हत्या करने वाले राक्षस मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन दहशतगर्दों के आकाओं को सबक सिखाया जा चुका है। भावलपुर और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के अड्डे मिट्टी में मिल चुके हैं। हमारी सेना ने 100 से ज्यादा टेररिस्ट को पाकिस्तान में घुसकर जहन्नुम रसीद कर दिया। पाकिस्तान ने आतंकवादियों का सपोर्ट करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के 11 एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। इसलिए पहलगाम हमले का बदला तो पूरा हो गया है। बदला भी है ऐसा जिसकी कल्पना पाकिस्तान की हुकूमत, वहां की फौज और आतंकी आकाओं ने सपने में भी नहीं की होगी। भारत के एक्शन को पूरी दुनिया ने देखा, भारत के एक्शन को पूरी दुनिया ने सपोर्ट भी किया। लेकिन सच में यह हैरानी की बात है कि इसके बाद भी कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं और उनके बयान पाकिस्तान में हेडलाइन बन रहे हैं। इसलिए मोदी ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान से गाइड होती है, पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को आगे बढ़ाती है, कि देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हालांकि लोकसभा में चर्चा खत्म हो गई, लेकिन राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है और राज्यसभा में भी कांग्रेस के नेता इसी लाइन पर चल रहे हैं। राज्यसभा में भी आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा थी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ही राज्यसभा में भी चर्चा की शुरुआत की। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स सांसदों के साथ शेयर की और इसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका मिला। खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमला इंटेलिजेंस का, सिक्योरिटी का फेलियर का नतीजा था। इसके लिए गृहमंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। खड़गे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की विदेश नीति भी पूरी तरीके से फेल रही।
प्रधानमंत्री मोदी ने तो अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, ट्रंप के प्रेशर में सीज फायर कर दिया। लेकिन सदन के नेता जेपी नड्डा ने खड़गे की इस बात पर ऐतराज जताया और इस दौरान जेपी नड्डा के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिससे खड़गे नाराज हो गए। फिर क्या हुआ, ये पूरा वाक्य आपको दिखाता हूं। हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वापस लिया सर। I take back my words. Yes, take it back. I take back my words. He has taken back his words. He has taken back his words. I have taken back my words. अब सुनिए, मानसिक असंतुलन नहीं, भावावेश में ऑन रिकॉर्ड भावावेश कर दीजिए। मैं हमेशा इस सदन में 2-4 मंत्रियों का बहुत आदर करता हूं, जिसमें से नड्डा साहब एक है। ऐसे चंद मिनिस्टर्स हैं जो उनका बैलेंस खोए बिना वो बात करते हैं और मेरे को बोल रहे मेंटल बैलेंस। शब्द वापस हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं। मैं तो ये शर्म की बात है, माफी मांगना चाहिए और मैं तब तक छोड़ने वाला नहीं। धन्यवाद सर, मैंने पहले कहा विपक्ष के नेता बहुत ही आदरणीय हैं, हम उनका आदर करते हैं। मैंने शब्द वापस लिए, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं। लेकिन भावावेश में आप भी बहुत बह गए, इतने बह गए भाई साहब, आप इतने बह गए कि प्रधानमंत्री की गरिमा को भी आप ध्यान नहीं रख पाए। इस बात का हमको दुख है। हालांकि जेपी नड्डा ने बड़प्पन दिखाते हुए अपने शब्द वापस लिए, मामला खत्म हो गया। लेकिन चर्चा के दौरान नेताओं के भाषणों में गर्मी बरकरार रही। राज्यसभा में अभी भी चर्चा चल रही है, कल भी जारी रहेगी और उम्मीद है कि कल एक बार फिर नरेंद्र मोदी विरोधियों को आईना दिखाएंगे। बिहार में वोटर लिस्ट इंटेंसिव रिवीजन को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर बिहार में बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम कटते हैं तब अदालत हस्तक्षेप करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि इस मामले की सुनवाई लंबी नहीं खींचेगी। 12 अगस्त को इस मुद्दे पर पिटिशनर्स की दलीलें सुनी जाएंगी। 13 अगस्त को चुनाव आयोग अपना जवाब देगा, वो सुना जाएगा। इसके बाद अदालत का फैसला आएगा। असल में पिटिशनर्स का कहना है कि रिवीजन के नाम पर चुनाव आयोग 65 लाख वोटर्स के नाम काटने जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अदालत पूरा मामला देख रही है। अगर बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कटते हैं तो कोर्ट इस मामले में सीधा दखल देगा। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी हो चुका है। सारी पार्टीज को आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 30 दिन का वक्त भी है। 15 सितंबर तक सही तस्वीर सामने आ जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पहली चिंता ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर ही है, इसलिए अब इस मामले में 12 और 13 अगस्त को गहराई से सुनवाई होगी। आज की बात में इतना ही है। आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।